गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आरंभ में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेनो में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा कि आप सबों को पता है अभी हाल ही में एसएससी ने स्टेनो का आंसर की रिलीज किया है, जिसमें टोटल 9 शिफ्ट हैं और इंग्लिश में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 900 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आप सबों का सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि पता है कि अभी एग्ज़ाम एडिक्विटी करवा रही है, तो हमें ये पता होना चाहिए एडिक्विटी इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी इस OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। टोटल 2 पार्ट्स बनेंगे। लगभग मैंने अभी इसे एनालिसिस किया तो लगभग 47 क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे गए हैं, जिसमें से अभी पहले पार्ट में 25 क्वेश्चंस होने वाला है। इसके बाद बाकी का दूसरा पार्ट्स आएगा, उसमें आपको बाकी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, अब ये बेनिफिशियल किसके लिए है? अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2025 का एसएससी में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, या फिर कुछ स्टूडेंट ने आईबीएसीआईओ का फॉर्म भी भरा है, ये इसका भी पैटर्न सिमिलर टू एसएससी होता है। यानी एसएससी के प्री में जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एसएससी के प्री में जिस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, सेम आईबीएसीआईओ का भी क्वेश्चंस होता है। तो आपको ये वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आने वाले सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस, सीपीओ या फिर आईबीएसीआईओ का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए आप सबों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स। एक ह्यूमरस पोएम यानी मजाकिया पोएम जो 5 लाइन में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी आप इसे इग्नोर कीजिए, ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ इसे अभी इग्नोर कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक ह्यूमरस पोएम व्यंग्यात्मक कविता जो 5 लाइन में होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? एलिजी। एलिजी मतलब क्या होता है? ऐसा पोएम जो दुख व्यक्त करता है, स्पेशली किसी के मरने पे जो कविता लिखा जाता है, यानी ये सोरो एक्सप्रेस करने वाला कविता किसी के डेथ पे लिखा जाता है, यानी ऐसी कविता जो किसी के डेथ पर लिखा गया हो, इसे एलिजी कहता है। और दूसरा ऑप्शन है लाइमरिक। ये लाइमरिक ही हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइमरिक। लाइमरिक मतलब क्या हुआ? ऐसा ह्यूमरस पोएम, ऐसा व्यंग्यात्मक कविता जो 5 लाइन में लिखा गया। जैसे ये बॉक्स में देख पा रहे हैं, ये 5 लाइन का कविता, 1 लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये टोटल 5 लाइन का पोएम्स होता है। ये ह्यूमरस पोएम होता है, मेनली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसका स्कीम्स ए बी बी ए। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है। ये स्कीम्स है, ये कविता लिखने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पर एक कविता है, एक लड़का था पटना नगर में, खोया रहता था अपने शहर में, पढ़ाई से भागा मिठाई में जागा, फंसा वो फिर शिक्षक के जाल में। हाँ, जाल में, जिस तरह भी शिक्षक अपने जाल में बच्चों को फंसाते हैं। आपने अभी एसएससी प्रोटेस्ट का कंट्रोवर्सी सुना होगा, सभी शिक्षक अपना अपना ही पक्ष रख रहे हैं, फाइनल रिप्लाई करके ये अपने सभी को जाल में फंसा रहे हैं, स्टूडेंट को। चलिए देखते हैं क्या ये ह्यूमरस पोएम है? बिल्कुल, ये हंसी मजाक वाला यानी व्यंग्यात्मक पोएम है। अब ये मैंने बताया आपको स्कीम्स ए बी बी ए। ये स्कीम्स क्या, देखो इसके लास्ट में में लगा है, यानी दोनों सिमिलर है, यानी दोनों ए वाला पार्ट्स में है। और वहीं बात करें भागा और जागा, ये दोनों सिमिलर स्कीम के शब्द हैं, तो बी। और फिर वहीं लास्ट लाइन में आता है, ये भी पहले और दूसरे से मैच करता है। यानी आप इसे देखो, ए बी ए, इसी स्कीम्स, ये पोएम लिखने का स्कीम्स होता है। तो लाइमरिक किसे कहते हैं? ऐसा ह्यूमरस पोएम मतलब व्यंग्यात्मक कविता जो 5 लाइन में लिखा जाता है, जो 5 लाइन में लिखा जाता है उसे ही लाइमरिक कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा हाइकू। हाइकू क्या होता है? एक जैपनीज पोएम होता है जो मेनली 3 लाइन में लिखा जाने वाला पोएम। ये जैपनीज पोएम होता है जो मेनली 3 लाइन में लिखा जाता है। और सोनेट, ये काफ़ी बार एसएससी पहले भी पूछ चुकी है, ये 14 लाइन पोएम होता है। 14 लाइन पोएम यानी 14 वाक्य की जो कविताएं होती है उन्हें सोनेट कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइमरिक। हाँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए
डेफिनेशंस प्रॉपर ढंग से लिखा गया है, आप इसे पॉज करके अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के समय आप इसे रिवाइज कर पाए। एलिजी ऐसा पोएम जो सोरो यानी दुख को व्यक्त करता हो, ये स्पेशली किसी के डेथ पर लिखा जाने वाला कविता। लाइमरिक क्या बताया, ह्यूमरस पोएम 5 लाइन में लिखा जाता है। स्कीम इसका ए BBA है। और हाइकू एक जैपनीज पोएम लिखने का तरीका होता है जो कि 3 लाइन में लिखा जाता है, और सोनेट 14 लाइन का पोएम होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो दुख में भी मतलब सुख और दुख में भी सेम एक्सप्रेस करता है। यानी ए पर्सन हु रिमेन अनअफेक्टेड बाय बोथ प्लेजर और पेन, जो अपना सेल्फ कंट्रोल और कामनेस दिखाता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोइक। स्टोइक कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसे दुख और सुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दुख में भी उसका एक्सप्रेशन सेम रहता है और सुख में भी उसका एक्सप्रेशन सेम रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोइक। दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एपिक्योर क्या है? मतलब ऐसा पर्सन जिसे खाना खाना पसंद हो, जो जिसे फूड खाना मतलब अच्छा खाना खाना पसंद हो, जिसे लग्जरी पसंद हो। और जिसे प्लेजर पसंद हो, उसे एपिक्योर बोलते हैं। ऑप्शन सी, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या है? निराशावादी। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सोचता हो, हमेशा गलत ही सोचता हो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, भले कितनी अच्छी पढ़ाई किया हो, लेकिन वो हमेशा सोचते हैं कहीं मैं एग्जाम में फेल ना कर जाऊं। ऐसे पर्सन को पेसिमिस्ट बोलते हैं। अगर इसका एंटो देखा जाए यानी एंटोनिम्स देखा जाए तो ऑप्टिमिस्ट होता है, यानी आशावादी। ऑप्शन डी, एक शब्द है यहाँ पर, मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट क्या है? अब इस ये वर्ड कहाँ से आया, इसको समझने से पहले एक समझते हैं। ऑस्ट्रिया के एक राइटर थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया। उनका नाम था क्या? लियोपोल्ड वॉन सेचर मैसोच। ये ऑस्ट्रिया के पोएट थे। इन पोएट का मेनली जो ये स्टोरी लिखते थे, इनके कैरेक्टर में दर्द और अपमान से इनको सुख मिलता था। यानी जो ये स्टोरी लिखते थे, ये राइटर है लियोपार्ड वॉन सेचर मैसोचे। ये ऑस्ट्रिया के राइटर हैं। ये जो भी अपना स्टोरी लिखते थे उसमें जो कैरेक्टर होता था, उस कैरेक्टर को दुख, यानी वो दुख में अपना काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। तो मैसोचिस्ट का मतलब इन्हीं के नाम से ये वर्ड बना मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट मतलब हुआ ए पर्सन हु एंजॉय पेन, जिसे पेन पसंद हो, मतलब जिन्हें दर्द पसंद हो, दुख पसंद हो, ऐसे पर्सन को मैसोचिस्ट बोलते हैं। यहाँ देखो, एपिक्योर अभी बताया, ऐसा पर्सन जिसे लग्जरी पसंद हो, जिसे अच्छा खाना खाना पसंद हो। जैसे आप ये फोटो देख सकते हो, फर्स्ट वाली फोटो है ना, इसमें बताया गया ऐसा पर्सन जिसे लग्जरी पसंद हो, जिसे खाना खाना अच्छा खाना खाना पसंद हो, जिसे प्लेजर पसंद हो। स्टोइक ऐसा पर्सन जो अनअफेक्टेड रहे प्लेजर और पेन से, यानी दुख और सुख से जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़े, जिसका सेल्फ कंट्रोल काफ़ी हाई हो और वो काफ़ी काम हो, शांत हो, ऐसे पर्सन को स्टोइक बोलते हैं। हमारा आंसर भी स्टोइक था। पेसिमिस्ट ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बुरा होने का ही एक्सपेक्ट करता है, जिसे हम लोग निराशावादी बोल सकते हैं। और मैसोचिस्ट ऐसा पर्सन जो पेन को एंजॉय करता हो, जिन्हें सफरिंग्स में यानी दुखों में प्लेजर फील करता हो, ऐसे पर्सन को मैसोचिस्ट बोलते हैं। अभी बताया ये शब्द मैसोचिस्ट आया था एक ऑस्ट्रियन राइटर लियोपार्ड वॉन सेचर मैसोच के नाम से पढ़ा था, जिन्होंने अपनी कहानियों के थ्रू ऐसा कैरेक्टर को डिस्प्ले किया जो हमेशा मतलब दुख में ही खुश हुआ करता था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एन आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस। ऐसा आइडियल सोसाइटी, ऐसा आदर्श समाज जहाँ पर जस्टिस हो, जहाँ पर इक्वलिटी की बातें होती हो और जहाँ खुशियों का माहौल हो, ऐसे सोसाइटी को क्या बोलते हैं? ऐसे सोसाइटी को यूटोपिया बोलते हैं। लेकिन ये इमेजनरी सोसाइटी होता है, मतलब काल्पनिक समाज। इमेजनरी सोसाइटी की बात की जाए
ऐसा इमेजनरी सोसाइटी जहाँ पर सभी को जस्टिस न्याय मिलता हो, सभी किसी में भेदभाव नहीं करता हो और सभी के समान इक्वलिटी हो और सब लोग वहाँ के खुश रहते हों, ऐसे सोसाइटी को हम यूटोपिया बोलते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या होता है? ये जस्ट अपोजिट होता है यूटोपिया का। यानी अगर हम बात करें यूटोपिया का, ये एंटो होता है। एंटो कैसे? ऐसा सोसाइटी जहाँ पर फुल ऑफ सफरिंग्स हो, यानी दुख हो, पीड़ा हो, जहाँ फुल ऑफ सफरिंग्स हो, फुल ऑफ इनजस्टिस हो और माइजरी यानी पीड़ा हो, ऐसे सोसाइटी, ये भी इमेजिनरी सोसाइटी है, ऐसे सोसाइटी को डिस्टोपिया कहा जाता है। टेक्नोक्रेसी, एक शब्द है क्रेसी, यहाँ देखो समझो। क्रेसी मतलब होता है शासन प्रणाली, यानी शासन करने का तरीका। मिनट स्पेस बना लो। ये दो शब्दों से मिलकर बना टेक्नो प्लस क्रेसी। क्रेसी मतलब शासन प्रणाली, टेक्नो मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट। ऐसा गवर्नमेंट, यानी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे डिसीजन लिया जाता हो टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा, यानी जो ऐसा सिस्टम जहाँ पर रूल किया जाता हो, यानी शासन किया जाता हो टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा, इसको बोलते हैं टेक्नोक्रेसी। और ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इनका भी मेन मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट जो पावर कुछ लोगों के हाथ में हो। जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में अगर बात करें नॉर्थ कोरिया का, वहाँ पावर कुछ लोगों के हाथ में ही है ना। ऐसे सोसाइटी को बोलते हैं ओलिगार्की। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा आइडियल सोसाइटी जहाँ पर जस्टिस प्रिवेल होता हो, जहाँ पर इक्वलिटी सभी को हो और जहाँ पर सभी लोग खुश हो, ये इमेजिनरी सोसाइटी है। ये किस सोसाइटी की बात की जा रही है? यूटोपियन सोसाइटी की। यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, पॉज करके आप इसे कॉपी में लिख सकते हो ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। कहने का मतलब क्या है? रोक लगाना किसी लॉ के तहत, किसी कानून के तहत या किसी ट्रीटी संधि के तहत किसी यानी गुड्स का, यानी सामान का इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना, यानी आयात करना और निर्यात करना पे रोक लगाना क्या कहलाता है? अगर बात करें रिस्ट्रिक्टेड का, रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है लिमिटेड नियंत्रण। रिस्ट्रिक्शन मतलब लिमिटेड नियंत्रण, यानी नियंत्रण तो है लेकिन ये लिमिटेड है। ऑप्शन बी इलीगल। इलीगल जो अगेंस्ट लॉ, जो कानून के विरोध में हो वो इलीगल कहलाता है। बैंड ये सामान्य रोक के लिए होता है, बेसिक यानी सामान्य रोक के लिए। और वहीं बात करें कॉन्ट्राबैंड, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मतलब किसी कानून के तहत या किसी संधि के तहत आयात और निर्यात पर, यानी सामानों के आयात और सामानों के निर्यात पर रोक लगाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो हेट करता हो, किसे? लोगों को, ह्यूमन को हेट करता हो, जैसे मैनकाइंड यानी मानवता से नफरत करता हो, जो आदमी से नफरत करता हो, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिसएंथ्रोप। मिस मतलब यहाँ दो शब्दों से बना, ये मिसएंथ्रोप दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है मिस जिसका मतलब होता है हेट, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, यानी जो ह्यूमन से हेट करता हो, जो मानव से नफरत करता हो, उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड।
और वहीं बात करें ऑप्टिमिस्ट, जो पेसिमिस्ट का एंटो है। ऑप्टिमिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो हमेशा ब्राइट साइड देखता हो, हमेशा अच्छा चीज़ होने का एक्सपेक्ट करता हो। ऑप्शन नंबर सी है ईगोइस्ट, ऐसा पर्सन जो खुद के बारे में यानी सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में जो सोचता हो, खुद का इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता हो, ऐसे पर्सन को बोलते हैं ईगोइस्ट। और डी नंबर है हमारा मिसोजिनिस्ट। यहाँ ये भी दो शब्दों से बना, मिस प्लस गेनिस्ट। मिस मतलब होता है हेट, किसे, वोमेन को। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। लेकिन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मिसएंथ्रोप, क्योंकि यहाँ पूछा गया ऐसा व्यक्ति जो हेट करता हो, किसे, लोगों को हेट करता हो, मैनकाइंड को हेट करता हो, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं मिसएंथ्रोप। यहाँ भी बताया मैंने, मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन। ऐसा व्यक्ति जो हेट करता हो ह्यूमन को उसे मिसएंथ्रोप बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो ब्राइट साइड को देखता हो और एक्सपेक्ट करता हो उनके साथ हमेशा अच्छा हो। और ईगोइस्ट क्या है, ऐसा व्यक्ति जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता हो, ईगोइस्ट है। अंतिम वाला था मिसोजिनिस्ट। यहाँ मिस मतलब हेट और जेनिस्ट मतलब वोमेन। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो उसे मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन से नफरत करता हो, मानव जाति से नफरत करता हो, उसे मिसएंथ्रोप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मेंट। ये चारों फिगर ऑफ स्पीच है। अब फिगर ऑफ स्पीच से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन स्टेनो में पूछा गया है। स्टेनो में फिगर ऑफ स्पीच से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। आने वाले कुछ वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो स्टेनो में पूछा गया है। ये चारों फिगर ऑफ स्पीच है। इन चारों फिगर ऑफ स्पीच समझने से पहले, इसका आंसर टिक करने से पहले इनके बारे में समझते हैं। हमारा पहला है फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, डेलिब्रेट एग्जैगरेशंस और टू एम्फेसाइज ए पॉइंट, यानी जानबूझकर किसी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना ताकि उस पॉइंट को एम्फेसाइज किया जा सके, उन पर दबाव डाल सके। एग्जाम्पल, ये स्पेशली इसका की आइडिया क्या है, इनका की आइडिया ओवर स्टेटमेंट। जैसे आई एम सो हैंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं सारा का सारा खाना खा जाऊँगा। ये इडियम्स है। ईट लाइक ए हॉर्स मतलब होता है सारा खाना खा जाना। और ये पॉजिटिव टोन का इडियम्स है, ऐसा नहीं ये नेगेटिव टोन का इडियम्स है। इस इडियम्स का टोन पॉजिटिव है। ईट लाइक ए हॉर्स मतलब होता है खाना खाना, यानी भूख, इतनी भूख लगना कि वो सारा खाना खा जाए। तो यहाँ पर इन बातों को क्या किया है, इन बातों को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, एग्जैगरेट करके बोला गया है। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं आई कुड ईट लाइक ए हॉर्स, मैं यानी सारा का सारा खाना खा जाऊँगा। इनका की आइडिया क्या था, ओवर स्टेटमेंट था, यानी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया था। दूसरा नंबर है लिटोटस। ये क्या होता है, ये जानबूझकर डेलिब्रेट अंडरस्टेटमेंट, यानी इसे जानबूझकर अंडरस्टेटमेंट करना, यानी अगर कोई चीज़ अच्छा है उसे उतना अच्छा नहीं दिखाना, उतना अच्छा नहीं बताना। जैसे ये अंडरस्टेटमेंट, इनका की आइडिया अंडरस्टेटमेंट है। समझाने के लिए समझो, सी इज़ नॉट अनअट्रैक्टिव, ये कह रहा पॉजिटिव बात ही, यानी इसका मतलब प्रिटी है, यानी सी इज़ प्रिटी, वो सुंदर है। सी इज़ नॉट अनअट्रैक्टिव, ये वह अनअट्रैक्टिव नहीं है, नॉट अनअट्रैक्टिव, जबकि है ये पॉजिटिव सेंस, लेकिन इसे दिखाया गया नेगेटिव सेंटेंस में। है पॉजिटिव सेंस, वो अनअट्रैक्टिव नहीं है, यानी वो प्रिटी है, वो सुंदर है, लेकिन इसे दिखाया जा रहा है नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में। इसी को, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को ही बोलते हैं लिटोटस। तीसरा है आयरोनी। आपने काफ़ी बार सुना होगा आयरोनी। आयरोनी क्या है, सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन, ऑफन फॉर सार्केज्म और ह्यूमर, यानी खुद वो बातें करना या खुद वो काम करना जो दूसरों को करने से मना किया गया हो, ताकि इससे सार्केज्म और ह्यूमर क्रिएट हो। इसका की आइडिया है अपोजिट मीनिंग, ये उल्टे मतलब को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर स्टॉर्म हो यानी आंधी आया हुआ दिन हो, तो उसको
किसी ने बोला व्हाट ए प्लीजेंट डे, यानी क्या सुहाना दिन है, लेकिन एक्चुअल में सुहाना दिन था नहीं, एक्चुअल में तो स्टॉर्म आया हुआ था, आंधी आया हुआ था, लेकिन उसने उसको ह्यूमर ऐड करने के लिए उस सेंटेंस को अपोजिट मीनिंग में बोला, व्हाट ए प्लीजेंट डे। जैसे कोई बच्चा फेल कर गया एग्ज़ाम में, क्या बोलते हैं, वाह वाह क्या तुमने कितना अच्छा काम किया है ना। ऐसे फेल तो शायद ही कोई बच्चे हो पाते हैं। यानी ह्यूमर और सार्केज्म ऐड करने के लिए अपोजिट मीनिंग को बोलना ही कहलाता है आयरोनी। हमारा चौथा है यूफेमिनिज्म। इसका मतलब होता है किसी बात को पोलाइटली बोलना, किसी बात को पोलाइटली बोलना। जैसे ही पास्ड अवे, वह गुजर गया, इंस्टेड ऑफ ही डाइड, यानी अगर हम इस बात को बोलते हैं वह मर गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाता है, लेकिन अब उसी को बोलते हैं वह गुजर गया, ही पास्ड अवे, यानी उस सेंटेंस को पोलाइटली बोलना यूजिंग माइल्ड और प्लीजेंट एक्सप्रेशन, यानी उसे प्लीजेंटली बोलना, ना कि उसे किसी हार्श कंडीशन को प्लीजेंट तरीके से दिखाना ही कहलाता है यूफेमिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, ए ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंगसाइड ए डायग्राम और पैसेज टू प्रोवाइड क्लियरिटी और कॉन्टेक्स्ट। यानी एक्सप्लेनेशन, यानी किसी भी चीज़ में एक्सप्लेनेशन को ऐड करना या डायग्राम को ऐड करना या किसी एक्स्ट्रा पैसेज को ऐड करना ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट आसानी से समझ में आए, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये साइड बाई साइड मैं सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। ऐसे शब्दों को इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं एनोटेशंस। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। एनोटेशंस मतलब हुआ ऐसा नोट्स लिखना या एक्सप्लेनेशन लिखना साइड बाय साइड, या डायग्राम बनाना या ऐसे पैसेज को लिखना ताकि समझाने में आसानी हो, उसे ही एनोटेशंस बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर बी फुट नोट, देखते हैं यहाँ से समझते हैं। ये एनोटेशंस है। एनोटेशंस क्या है? जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड किया गया, यहाँ हाईलाइटेड किया गया, वर्ड्स को समझाने के लिए यहाँ कुछ कुछ लिखा गया है ताकि किसी टफ टॉपिक को ईजिली समझाया जा सके एनोटेशंस के माध्यम से, इसे बोलते हैं एनोटेशंस। और दूसरा ऑप्शन था हमारा फुट नोट। फुट नोट, जैसे फुट नोट होता क्या है, ये पूरा पेज है, इस पर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा है, लेकिन इसको समझाने के लिए नीचे बहुत सारा डिटेल यहाँ दिया गया है। फुट नोट यानी नीचे की और डिटेल दिया गया है, इसे फुट नोट बोलते हैं। ये तीसरा है हमारा ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या होता है? आपने कभी टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा हिंदी या इंग्लिश का, एकेडमिक स्कूल में, आपने स्कूल में अगर हिंदी या इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो उसमें कोई स्टोरी है, स्टोरी ख़त्म होने के बाद चैप्टर के पीछे जो टफ वर्ड्स लिखे होते हैं उन्हीं को ग्लॉसरी बोला जाता है। जैसे इस तरह के टफ वर्ड्स, इस तरह के टफ वर्ड्स लिखे जाते हैं चैप्टर्स के पीछे, टेक्स्ट बुक के पीछे, ताकि उस चैप्टर को समझना आसान हो। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं ग्लॉसरी। और हमारा फोर्थ ऑप्शन था कैप्शन, जो आप जिससे भली भांति अवगत होंगे। जैसे यूट्यूब में कैप्शंस आपने देखा होगा, नीचे लिखा आता है यूट्यूब्स के कैप्शंस, ये इस तरह के नीचे शब्द लिखे होंगे। यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इस एक्सप्लेनेशन को समझ के आप आसानी से इस बारे में जान सकते हैं। एक मिनट मैं एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट। ऐसा जगह जहाँ पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, यानी प्लेन्स को रखा जाता है, ऐसे जगह को क्या कहा जाता है? ये एयरक्राफ्ट को रखा गया है, ऐसे जगह को क्या कहा जाता है? ऐसे जगह को हैंगर कहा जाता है। यहाँ पे दो शब्द है, हैंगर HANGAR और एक है HANGER। दोनों शब्द हैंगर है,
लेकिन ये HANGER ये शब्द हैंगर, ये लटकाने वाला जिस पे कपड़े को लटकाया जाता है उसे हैंगर कहा जाता है। और दूसरा शब्द HANGAR हैंगर, हैंगर मतलब ऐसा जगह जहाँ पर एयरक्राफ्ट को प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। और वहीं दूसरी और हमारा दूसरा ऑप्शन है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ पर किसे रखा जाता हो, जहाँ पर शिप्स को प्लेस किया जाता हो, जहाँ पर शिप को प्लेस किया जाता हो उसे डॉकयार्ड बोलते हैं। डेपो, इसे डेपो पढ़ेंगे, डेपोट नहीं पढ़ेंगे। डेपो मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेस जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, जो सामान का स्टोरेज के लिए या किसी व्हीकल्स का स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बस का स्टोरेज के लिए या ट्रेन्स का स्टोरेज के लिए, या फिर मिलिट्री सप्लाइज को स्टोर करने के लिए रखा जाता है, उसे डेपो बोलते हैं। हैंगर अभी बताया, ऐसा जगह जहाँ पर एयरक्राफ्ट को प्लेस किया जाता है। बैराक क्या होता है? बैराक ऐसा बिल्डिंग जहाँ सोल्जर्स रहते हो, बिल्डिंग्स वेयर सोल्जर्स लिव। देखो ये पहला फोटो है, ये फोटो क्या है? ये है डॉकयार्ड जहाँ पर शिप्स लगा होता है। ये डॉकयार्ड है जहाँ पर शिप्स लगा, देखो बहुत सारा शिप्स यहाँ पर प्लेस किया गया है, पार्क किया गया है, यानी शिप्स के पार्किंग के जगह को डॉकयार्ड बोलते हैं। और दूसरा है डेपो। डेपोट नहीं पढ़ेंगे, डेपो पढ़ेंगे। डेपो मतलब स्टोरेज, जहाँ सामान रखने का जगह हो, इसे डेपो बोलते हैं। ये क्या है? हैंगर, जहाँ पर एरोप्लेन को प्लेस्ड किया जाता है। और ये है बैराक, जहाँ पर आर्मी रहते हैं। चाहो तो आप इसे उतार सकते हो या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद इसे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द टर्म समवन हु इज कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड और इग्नोर्ड बाय ए कम्युनिटी ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रस्ट और पॉपुलैरिटी। यानी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसको इग्नोर किया जाता है उसके कम्युनिटी के द्वारा, उसके समाज के द्वारा, क्योंकि उस पर ट्रस्ट अब नहीं रहा, क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी घट गया। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, है ना? यानी सोशल आउटकास्ट करना, किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कार करना, किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कार करना ही क्या कहलाता है? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है डिसनेस्टर। इसका मतलब क्या होता है? अलग राय रखने वाला व्यक्ति ही डिसनेस्टर कहलाता है। ए पर्सन हु डिसएग्री विथ कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीव और ओपिनियन, ऐसा व्यक्ति जो अलग राय रखता हो, अलग राय रखने वाला। अलग राय रखने वाला व्यक्ति ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, नोबल। नोबल किसे बोलते हैं? जिसका मॉरल वैल्यू हाई होता है। ऐसे व्यक्ति जिसका मॉरल वैल्यू यानी महान और उच्च कुलीन के व्यक्ति को महान या फिर उच्च कुलीन, हाई मॉरल वैल्यू या हाई मॉरल वैल्यू, ऐसा व्यक्ति जिसका मॉरल वैल्यू हाई है उसे नोबल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा पराया। पराया मतलब क्या होता है? ये शब्द लिया गया है तमिल से, ये तमिल ओरिजिन शब्द है, ये तमिल ओरिजिन शब्द है, तमिल ओरिजिन शब्द है। इसका हिंदी में भी पराया ही लिखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे पराया मतलब क्या? मतलब दूसरा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे पराया कर दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसे समाज से बहिष्कार कर दिया गया हो उसे ही पराया बोलते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर भी बोला गया समवन हु इज कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड और इग्नोर्ड बाय कम्युनिटी ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रस्ट। ऐसे व्यक्ति जो जिसको समाज के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया हो या समाज के द्वारा इग्नोर कर दिया जा रहा हो उसके कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि उस पर अब ट्रस्ट नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति को पराया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लॉयलिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो अपने मालिक का लॉयल हो, मालिक का
लॉयल हो उसे लॉयलिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, यानी जिसे अपने पिता का प्रॉपर्टी हासिल हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? यानी देखो, मैट्रीमनी क्या है? मैट्रीमनी रेफर्स टू मैरिज। मैट्रीमनी शब्द रेफर करता है मैरिज को। आपने सुना होगा मैट्रिमोनियल वेबसाइट, जहाँ पर लोगों की शादी फिक्स होती है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे। मैट्रिमोनियल वेबसाइट, मैट्रीमनी बेसिकली रिलेटेड टू मैरिज है। मैट्रीमनी क्या है? प्रॉपर्टी और हेरिटेज, यानी जो प्रॉपर्टी उनके पूर्वज के द्वारा उन्हें हासिल होता हो, चाहे उनके फादर हो या उनके एंसेस्टर यानी पूर्वज, पिताजी या पूर्वज के द्वारा प्रॉपर्टी हासिल करना ही पैट्रिमोनी कहलाता है। और ऑटोक्रेसी मतलब, ऑटोक्रेसी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस क्रेसी। ऑटो मतलब होता सेल्फ, क्रेसी मतलब होता रूल, यानी एक आदमी का रूल यानी सेल्फ रूल ही ऑटोक्रेसी कहलाता है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर। ऐसा सिस्टम, ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जहाँ पर पावर एक व्यक्ति के पास हो, उसे ही ऑटोक्रेसी कहते हैं। जस्ट लाइक चाइना, चाइना इज एन ऑटोक्रेटिक कंट्री। टेस्टिमनी क्या है? जो सबूत को कोर्ट में पेश किया जाता है उसे टेस्टिमनी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिमनी। क्वेश्चन नंबर 11, ए फैसिलिटी equipped with instrument for studying star, planet and other celestial body, यानी ऐसे फैसिलिटी को क्या बोलते हैं जो स्टार्स के स्टडी के लिए बनाया जाता हो, जो प्लैनेट के स्टडी के लिए बनाया जाता हो, या फिर दूसरे सेलेस्टियल बॉडी, दूसरे खगोलीय पिंड के लिए बनाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ से समझते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 था प्लेनेटेरियम। क्या है प्लेनेटेरियम? एक थिएटर होता है। प्लेनेटेरियम बेसिकली एक थिएटर होता है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर मतलब गुंबद जैसा, इस तरह का आकार होता है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ना, गुंबद वाला आकार का एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पर स्टार्स, जहाँ पर दिखाया जाता हो स्टार्स को, प्लैनेट्स को, ताकि वो ये बेसिकली इंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस से जो भी दिखाया जाता हो, चाहे स्टार्स को दिखाया जा रहा हो, प्लैनेट्स को दिखाया जा रहा हो, इसको प्लेनेटेरियम बोलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी और ऑब्जर्वेटरी किसे बोलते हैं? ये साइंस फैसिलिटी होता है जहाँ पे टेलीस्कोप या अदर इंस्ट्रूमेंट को ऐड किया जाता है, टेलीस्कोप या अदर इंस्ट्रूमेंट को ऐड किया जाता है बेसिकली ये स्टडी करने के लिए, प्लैनेट का स्टडी के लिए, सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी के लिए, ये रियल रिसर्च के लिए किया जाता है, ऑब्जर्वेटरी। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक ऐसा ग्लास शेप्ड बिल्डिंग होता है, यानी ये शीशे से बना बिल्डिंग होता है जहाँ पे प्लांट को कंट्रोल कंडीशन में उगाया जाता है। ये ग्रीन हाउस है, ये ग्रीन हाउस है। आर्काइव्स क्या होता है? ऐसा प्लेस जहाँ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, जहाँ रिकॉर्ड्स को रखा जाता है संरक्षित करके, उसे आर्काइव्स बोलते हैं। तो फिर क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? एक मिनट, हमारा क्वेश्चन था ऐसा फैसिलिटी जो इक्विप्ड हो ताकि स्टडी कर पाए स्टार्स का, प्लैनेट का और अदर सेलेस्टियल बॉडी का। तो अभी हमने देखा क्या, प्लेनेटेरियम ऐसा जगह जहाँ पर एजुकेशनल या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए स्टार्स को दिखाया जाता है एक डोम शेप्ड बिल्डिंग में। ऑब्जर्वेटरी हमारा राइट आंसर है ना। ये रियल रिसर्च सेंटर होता है जहाँ पर प्लैनेट का स्टडी किया जाता है, प्लैनेट पर रिसर्च किया जाता है या अदर सेलेस्टियल बॉडी का रिसर्च किया जाता है। ग्रीन हाउस क्या होता है? ऐसा बिल्डिंग, ऐसा ग्लास शेप्ड बिल्डिंग यानी ग्लास, शीशे से बना बिल्डिंग जहाँ पर पौधे को कंट्रोल कंडीशन में उगाया जाता हो। आर्काइव्स मतलब ऐसा जगह जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता हो और रिकॉर्ड्स को रखा जाता हो। व्हाट इज द प्लेस ऑफ एम्यूनेशन एंड वेपन कॉल्ड? यानी ऐसा प्लेस, ऐसा जगह जहाँ पर एम्यूनेशन हथियार रखा जाता हो, वेपन्स रखा जाता हो,
यानी आर्म्स और वेपन्स रखा जाता हो, जहाँ हथियार रखा जाता हो, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर है गैलरी। गैलरी बिल्कुल नहीं, आपने सुना होगा आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी जहाँ पर डिस्प्ले किया जाता हो आर्ट की चीज़ों को, यानी पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया जाता हो या लिटरेचर को डिस्प्ले किया जाता हो, उसे आर्ट गैलरी बोलते हैं। लाइब्रेरी जहाँ पर बुक्स ही बुक्स हो, वो लाइब्रेरी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनल। आर्सेनल क्या हुआ? ऐसा जगह जहाँ पर एम्यूनिशंस, आर्म्स यानी हथियार को रखा जाता हो, जहाँ वेपन्स को रखा जाता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेबॉर्ट्री नहीं होगा। लेबॉर्ट्री मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर रिसर्च किया जाता हो। ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, ऐसा व्यक्ति जो बहुत बात करता हो, बातूनी हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंट्रोवर्ट। समझते हैं ऑप्शन से। इंट्रोवर्ट दो शब्दों से मिलकर बना, इंट्रो प्लस वर्ट प्लस वर्ट। इंट्रो मतलब क्या होता है? इंट्रो मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की ओर। और वर्ट, वर्ट मतलब होता है टू टर्न, यानी अंदर की ओर मोड़ना। ऐसा व्यक्ति इनवर्ड प्लस टू टर्न, इंट्रो प्लस वर्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो अंदर की ओर मुड़ता हो, यानी रिजर्व पर्सन। बेसिकली इंट्रोवर्ट ऐसा पर्सन होता है जो ज़्यादा बात नहीं करता हो, अपने आप में रहता हो। इसका अपोजिट यानी एंटो हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्सट्रो प्लस वर्ट। एक्सट्रो मतलब जो आउटवर्ड, वर्ट मतलब टू टर्न। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करता हो लोगों के सामने, ऐसे व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट बोलता है। जो व्यक्ति सामाजिक होता है उसे एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और एक तीसरा शब्द है एम्बीवर्ट, उसे भी समझा रहा हूँ, एक मिनट। हमारा तीसरा शब्द है एम्बीवर्ट। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एम्बी प्लस वर्ट। मतलब एम्बी मतलब होता है बोथ, यानी जो दोनों सिचुएशन को हैंडल करना समय पे जानता हो, यानी कभी वो इंट्रोवर्ट हो जाता हो और कभी वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता हो। तो ऐसे पर्सन को एम्बीवर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उससे पहले ऑप्शन नंबर सी समझते हैं। रेडिसेंट। रेडिसेंट क्या होता है? संकोची। ऐसा व्यक्ति जो संकोच करता हो, रिजर्व पर्सन जो कम बोलता हो। और तीसरा है हमारा टेसिटर्न। टेसिटर्न मतलब कम बोलने वाला व्यक्ति। ये भी सिनोनिम्स है, कम बोलने वाला। यानी अगर हम देखें इंट्रोवर्ट, रेडिसेंट और टेसिटर्न, ये तीनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैरुलस। गैरुलस ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बात करता हो। देखो, ए पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा बात करता हो, पराया या बात करता है टेरेबल मैटर्स, मतलब तुच्छ बातों पर, यानी फालतू की बातें ज़्यादा करने वाला व्यक्ति ही गैरुलस कहलाता है। इंट्रोवर्ट ऐसा साइड पर्सन जो ज़्यादा बोलता नहीं हो, यानी उसे सॉलिट्यूड पसंद हो, अकेला पसंद हो, अकेलापन, जिसे अकेलापन पसंद हो, उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं। रेटिसेंट क्या होता है? रिजर्व पर्सन होता है, क्वाइट पर्सन होता है, ज़्यादा बोलने वाला नहीं। और टेसिटर्न क्या है? ऐसा पर्सन जो बहुत कम शब्दों, मतलब बोलता हो लेकिन बहुत कम शब्दों में अपने बात रखता हो, है ना। ये हैबिचुअली साइलेंट होता है, ऐसा पर्सन जो बोलता कम है, यानी उनके हैबिट में ही कम बोलना है, ऐसे व्यक्ति को टेसिटर्न बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 14। ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप, ऐसा मेडिसिन जो नींद ला दे, ऐसा मेडिसिन जो नींद ला दे उसे क्या बोलते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर है सेडेटिव। सेडेटिव क्या होता है समझते हैं। जो मेडिसिन हमारा एंजाइटी को काम करता हो, दैट काम्स एंजाइटी। ऐसा मेडिसिन जो हमारा एंजाइटी कम करता हो, यानी
शांत करता हो एंजाइटी को। ऑप्शन बी नारकोटिक। नारकोटिक एक तरह स्ट्रॉन्ग ड्रग होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ड्रग होता है जो पेन को रिलीव करने के लिए, यानी ये पेन रिलीवर होता है, ऐसा ड्रग जो पेन रिलीव करता हो। ऑप्शन सी। उससे पहले ऑप्शन डी देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैप्नोटिक। हैप्नोटिक क्या होता है? ये ऐसा मेडिसिन या ड्रग होता है जो स्पेशली स्लीप इंड्यूस करता है, यानी नींद लाता है। नींद लाने वाला ड्रग स्पेशली हैप्नोटिक कहलाता है। अगर हमारा ऑप्शन में हैप्नोटिक नहीं होता तो हमारा राइट आंसर नारकोटिक हो जाता। स्टेनो के आंसर की में राइट आंसर नारकोटिक्स है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये हाइप्नोटिक नहीं होता ऑप्शन में तो फिर तो नारकोटिक सही था। लेकिन जब हाइप्नोटिक स्पेशली, ये स्पेशल ड्रग है स्पेशली फॉर स्लीप, यानी इस ड्रग को स्पेशली नींद लाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी अवेलेबल है तो नारकोटिक नहीं हो सकता है। हाँ, वहीं अगर ऑप्शन डी नहीं अवेलेबल रहता तो फिर हमारा राइट आंसर नारकोटिक भी हो सकता है। देखो अभी बताया, सेडेटिव ऐसा मेडिसिन जो काम करता हो एंजाइटी को, एक्साइटमेंट को, एंजाइटी को जो काम करता हो। नारकोटिक ऐसा ड्रग, ये बेसिकली एडिक्टिव है, यानी इसका लत लग सकता है। ऐसा ड्रग है जो पेन को रिलीव करता हो, यानी दर्द को शांत करने का काम करता हो। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, उसे क्या बोलते हैं? जो मैनकाइंड का इवोल्यूशन, यानी मानव का, यानी मैनकाइंड किस तरह, मानव प्रजाति किस तरह इवोल्यूशन हुआ, समय के साथ विकसित हुआ, उसे क्या बोलते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर है, पहला नंबर है आर्कियोलॉजिस्ट। समझते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट दो शब्दों से मिलके बना। पहला शब्द है आर्कियो प्लस लॉजिस्ट। लॉजिस्ट मतलब क्या होता है? अध्ययन करने वाला व्यक्ति। किसी चीज़ का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को लॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कियो मतलब होता है एंशिएंट, यानी ऐसा व्यक्ति जो एंशिएंट चीज़ों का स्टडी करता हो उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ देखो क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री, जो मानव इतिहास या मानव प्राग इतिहास की का पढ़ाई करता हो, स्टडी करता हो, है ना, जो साइट की खुदाई करता हो, अलग अलग फॉसिल फ्यूल का स्टडी करता हो, आर्टिफैक्ट का स्टडी करता हो, ताकि जान पाए कि पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई थी। ऐसे पर्सन को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दूसरा सोशियोलॉजिस्ट। दो शब्द है, एक लॉजी, LOGY, लॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, स्टडी किसी भी चीज़ का पढ़ाई। लेकिन वहीं अगर LOGIST है, लॉजिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो उस चीज़ों का अध्ययन करता हो, ये व्यक्ति के बारे में बात की जा रही होगी। लेकिन अगर लॉजी है तो वो स्टडी के बारे में बात की जा रही होगी। तो यहाँ लॉजिस्ट है तो ये पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ ऊपर में देख पा रहे हो, ऐसा पर्सन जो स्टडी करता हो ह्यूमन हिस्ट्री को, उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो सोसाइटी का स्टडी करता हो, समाज का अध्ययन करता हो, समाज में हो रहे सोशल बिहेवियर का अध्ययन करता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। लुक एट द ऑप्शन फिगर नंबर 2, दिस पर्सन इज ए सोशियोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंथ्रो शब्द इससे पहले भी मैंने अभी बताया, लिखने के लिए स्पेस नहीं है, यहाँ लिखता हूँ। एंथ्रो शब्द इज रिलेटेड टू ह्यूमन, मानव। एंथ्रो मतलब मानव होता। अभी मैंने पढ़ा था मिसएंथ्रोप, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप, मिस मतलब हेट, ऐसा व्यक्ति जो हेट करता हो ह्यूमन को, वो मिसएंथ्रोप कहलाता हो। लेकिन यहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ता हो, यानी मानव इवोल्यूशन, यानी समय के साथ कैसे मानव विकास किया, इस बारे में पढ़ाई करता हो, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं बात करें फिलियोलॉजिस्ट क्या होता है? फिल मतलब क्या होता है? लव। लव फॉर समथिंग इज, ये रूट वर्ड है PHIL, इसका मतलब होता है लव फॉर समथिंग। ऐसा व्यक्ति जिसे स्टडी करता हो लैंग्वेज का, यानी भाषा का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को ही फिलियोलॉजिस्ट कहते हैं।
ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर कैप्ड, ऐसा प्लेस, ऐसा जगह जहाँ जंगली जानवरों को रखा जाता हो। कितना सिंपल आंसर है। जंगली जानवरों को कहाँ रखा जाता है? जू में रखा जाता है। जू क्या होता है? जू मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ जानवरों को पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा जाता है, यानी लोगों को दिखाने के लिए, या फिर इसे रिसर्च पर्पस से रखा जाता हो, या फिर उसको कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए रखा जाता हो, उसे जू कहते हैं। ऐसा जगह जहां जंगली जानवरों को रखा जाता हो पब्लिक डिस्प्ले के लिए, रिसर्च के लिए या कंजर्वेशन, उन्हें संरक्षण देने के लिए, ऐसे प्लेस को बोलते हैं जू। एबेटर क्या होता है? कसाई खाना, जहां जानवरों को काटा जाता हो, उसे एबेटर कहते हैं। एक्वेरियम, ऐसा जगह जहां एक्वेटिक एनिमल को रखा जाता हो। एवेरी, जहां बर्ड्स को रखा जाता हो। यहाँ पर देख सकते हैं। एबेटर क्या होता है? स्लटर हाउस, कसाई खाना, जहां जानवरों को काटा जाता हो। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, ऐसा जगह जहां जानवरों को यानी मीट के पर्पज से काटा जाता हो। स्लटर हाउस उसे कहा जाता है या एबेटर कहा जाता है, कसाई खाना। और एक्वेरियम, ऐसा प्लेस जहां मछली को या अदर एक्वेटिक मतलब जो एक्वेटिक एनिमल क्या होता है? जो पानी में रहने वाला जानवर होता है उसे एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। आप ये देखो, ये एक्वेरियम है। अब बहुत सारे लोगों के घर में भी एक्वेरियम, शीशे का ग्लास होता है, उसके अंदर मछली वछली होती है, उसे ही एक्वेरियम कहा जाता है। ऐसा जगह जहाँ मछली को रखा जाता हो या एक्वेटिक एनिमल को रखा जाता हो। एवेरी क्या हुआ? एक ऐसा बड़ा सा बंद स्पेस जहाँ पर चिड़िया को रखा जाता हो। ये देखो, है ना, ये बंद स्पेस है जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, उसे एवेरी बोलते हैं। और जू क्या है? ऐसा जगह जहाँ जंगली जानवरों को रखा जाता हो पब्लिक डिस्प्ले के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या रिसर्च पर्पज से, या कंजर्वेशन यानी जानवरों का संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, ए पर्सन्स पिक्यूलियर हैबिट और मैनरिज्म, यानी किसी व्यक्ति का पिक्यूलियर हैबिट। पिक्यूलियर मतलब अजीब हरकत, उस व्यक्ति का अजीब हरकत। आपने बहुत सारे व्यक्ति को ऐसा देखा होगा, बहुत सारे ऐसे टीचर भी होते हैं जो हर क्वेश्चन के बाद वो बोलते हैं समझा समझा समझा। ये जो हैबिट है, इसी हैबिट को आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी व्यक्ति का पिक्यूलियर हैबिट, अजीबोगरीब हरकत, है ना। कुछ व्यक्ति का आदत होगा, जब वो सोच रहे होंगे तो पेन का नींव इस तरह है ना, पेन, ये पेन को चबा रहे होंगे, तो ये भी एक अजीब सा हैबिट है। या फिर कुछ व्यक्ति जब बातें कर रहे होंगे तो पेन को बेंच पर या डेस्क पर टैप कर रहे होंगे, है ना, तो उसे ही आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं, पिक्यूलियर हैबिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा है इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन मतलब होता है फॉल्स परसेप्शंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक शब्द सुना होगा, मिराज। डेजर्ट में स्पेशली देखने मिलता है मिराज। मिराज इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, 9th या 10th में पढ़ा होगा। ये क्या होता है? आप कभी धूप वाले सड़कों पर भी चला होगा आपने, कभी रोड्स पर चढ़ा होगा, तो आपको कुछ दूर बाद यहाँ पर आगे लग रहा होगा कुछ पानी जैसा कुछ है ना। ये मिराज इफेक्ट है, यानी फॉल्स इल्यूजन है, इसे ही इल्यूजन कहते हैं। यानी फॉल्स परसेप्शन, रियलिटी का फॉल्स परसेप्शन। ये आपको डेजर्ट में भी देखने मिलेगा। कुछ आदमी अगर यहाँ दूर पे आदमी यहाँ खड़ा है, उसे दिखाई पड़ेगा कि सामने कुछ ना कुछ पानी का तालाब है। एक्चुअली ये इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिराज इफेक्ट होता है। इल्यूजन मतलब फॉल्स परसेप्शंस ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड इल्यूजन। और हिपोक्रेसी की बात करें, हिपोक्रेसी मतलब होता है पाखंड या ढोंग, है ना। जैसे अपने आप को बताना है कि मैं काफ़ी मॉरल स्टैंडर्ड का हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, उसे हिपोक्रेसी बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी इरेज कर लो। हाँ, इसेंट्रिसिटी मतलब भी ऐसी हरकत जो अजीबो गरीब हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी अगर आपको गर्म, अभी समर टाइम में वो कोट पहन के घूमे या वो स्वेटर पहन के घूमे, ऐसे हरकत को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ये हैबिट है। अब बोलोगे इसेंट्रिसिटी क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो पिक्यूलियर हैबिट की बात की जा रही है। ये इसेंट्रिसिटी कोई हैबिट्स नहीं है ना। वहीं बात करें आइडियोसिंक्रेसी, एक हैबिट है, ये हैबिट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखो,
आइडियोसिंक्रेसी एन इंडिविजुअल्स पिक्यूलियर हैबिट, किसी व्यक्ति का अजीबोगरीब आदत। एग्जाम्पल के तौर पे हिज आइडियोसिंक्रेसी वाज टैपिंग हिज पेन वेन एवर ही थाउट, यानी जब वो सोचता तो वो पेन को टैप करता, यानी खट इस तरह ठोकता अपने टेबल में। इल्यूजन ए फॉल्स परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, रियलिटी का फॉल्स परसेप्शन ही इल्यूजन कहलाता है, जैसे मिराज इफेक्ट का क्रिएट होना डेजर्ट में, अभी जस्ट मैंने बताया। हिपोक्रेसी प्रिटेंडिंग टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड, ऐसा दिखाना कि मॉरल स्टैंडर्ड हाई हो। डेट वन डज नॉट एक्चुअली फॉलो, लेकिन ऐसा वो करता नहीं हो, जैसे क्रिटिसाइजिंग अदर फॉर लाइंग वाइल लाइंग योर सेल्फ इज हिपोक्रेसी, दूसरे को क्रिटिसाइज करना किस चीज़ के लिए, झूठ बोलने के लिए, यानी लाइक करने के लिए दूसरा झूठ बोलते हो, उस चीज़ को वो आप क्रिटिसाइज करते हो लेकिन खुद झूठ बोलते हो। अभी आपने एसएससी के कंट्रोवर्सी में देखा होगा, कुछ टीचर, एक टीचर दूसरे टीचर को बोलते हैं आप रीलबाज टीचर हो, वहीं जो टीचर बोल रहा है कि आप रीलबाज हो वो खुद सैकड़ों रील्स बनाता है अपने दूसरे चैनल्स पर, वो रील्स बना के डालता है। ऐसे टीचर्स को ही बोलते हैं हिपोक्रेट टीचर, हिपोक्रेसी। लास्ट है सेंट्रिसिटी, स्ट्रेंज और अनकन्वेंशनल बिहेवियर, बीइंग ऑड और अनयूजुअल, यानी ऑड या अनयूजुअल होना। एग्जाम्पल के तौर पे वियरिंग विंटर कोट, ठंड वाली कोट समर में पहनना, ये इसेंट्रिसिटी कहलाता है। Which of the following refers to the branch of science concerned with the study of sound, its production and transmission? And यहाँ पे if transmission and effect है ना, ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता हो साउंड को, साउंड का प्रोडक्शन को, साउंड के ट्रांसमिशन यानी साउंड का ट्रेवल को, और साउंड के इफेक्ट को, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जो डील करता है साउंड के प्रोडक्शन से, साउंड का ट्रांसमिशन और साउंड के इफेक्ट से डील करता है। और दूसरा शब्द है जियोलॉजी, जियो अभी बताया, लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस और स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियोलॉजी। और वहीं बात करें थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ हीट एंड एनर्जी, स्टडी ऑफ हीट, थर्मो मतलब होता है हीट, स्टडी ऑफ हीट एंड एनर्जी ट्रांसफर। ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू, बेसिकली रिलेटेड टू लाइट एंड विजन, लाइट से रिलेटेड शब्दों को ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकॉस्टिक्स। देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो ब्रांच जो डील करता हो साउंड को, साउंड के प्रोडक्शन को, साउंड के ट्रांसमिशन यानी साउंड का ट्रेवल को, और साउंड के इफेक्ट को, उसे ही एकॉस्टिक्स कहा जाता है। जियोलॉजी देखो, ये स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ का स्टडी या रॉक्स का स्टडी, या उस अर्थ या रॉक बनने का जो प्रोसेस है, उन चीज़ों का अध्ययन ही जियोलॉजी कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या? स्टडी ऑफ हीट एंड एनर्जी ट्रांसफर, हीट और एनर्जी ट्रांसफर के स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दिया जाता हो, बिना तैयारी के दिया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? पहला शब्द हमारा सॉलिलोक्यू, सॉलिलोक्यू, सॉलिलोक्यू मतलब क्या होता है? देखो, आपने कई बार शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ा होगा, तो आपको उसमें पता होगा, एक आदमी जब खुद से मन मतलब सेल्फ टॉक इन ड्रामा, ड्रामा या लिटरेचर में जो सेल्फ टॉक होता है, आपने देखा होगा कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर वो ये कैरेक्टर है उस ड्रामा में अपने आप से बातें करता हो, अपने आप से ही बातें करता हो, उसे ऐसे शब्दों को ही सॉलिलोक्यू बोलते हैं। और रिबटल मतलब क्या होता है? काउंटर आर्ग्यूमेंट करना, काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब जवाबी खंडन करना। A counter argument made to oppose someone else statement, ऐसा मतलब स्टेटमेंट का अपोज करना,
आप पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो आप उसके बातों का रिबटल करेंगे, यानी खंडन करेंगे उनके बातों का। मोनोलॉग क्या होता है? लॉन्ग स्पीच, यानी एक लंबा स्पीच दिया जाता है किसी आदमी के द्वारा, ये स्पेशली प्रिपेयर्ड करके, है ना, ये लॉन्ग स्पीच है, स्पेशली प्रिपेयर्ड करके दिया जाने वाला स्पीच मोनोलॉग कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है? ऐसा स्पीच जो डिलीवर किया जाता है बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के ही दिया गया स्पीच, दिया गया भाषण ही इम्प्रॉम्प्टू कहलाता है। इससे रिलेटेड एक और शब्द हो जाएगा, अगर इम्प्रॉम्प्टू ना होकर यहाँ पर एक और शब्द होगा, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। इसका मतलब भी होता है स्पीच देना विदाउट प्रिपरेशन, लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, यानी इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखते हैं अगले स्लाइड्स में। देखो, सॉलिलोक्वी क्या होता है? स्पीच जो दिया जाता है कैरेक्टर के द्वारा, बेसिकली उनका विचार बताया जाता है। ये कॉमनली ड्रामा में दिया जाता है, शेक्सपियर के ड्रामा में ज़्यादा देखने को मिलेगा। रिबटल क्या है? एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है अपोज करने के लिए किसी के स्टेटमेंट को। मोनोलॉग लंबा स्पीच किसी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन वो पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर्ड करके दिया जा रहा हो। हाँ, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के ही स्पीच दिया जाना इम्प्रॉम्प्टू कहलाता है। अभी मैंने बताया दोनों के बीच में स्लाइट डिफरेंस है। क्या है? इम्प्रॉम्प्टू ये ऐसा स्पीच जो डेली लाइफ में यूज किया जाता हो, यानी इंस्टेंटली दिया जाने वाला। एक्सटेम्पोर स्पेशली एग्जाम स्टेज, यानी फाइनल स्टेज पे दिया जाने वाला, ये भी फॉर्मल यूज के लिए होता है। दोनों का मतलब ही होता है स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के दिया जाता हो उसे ही इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर कहा जाता है। हमारा 20th क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग डेड बॉडी इन ए ग्रेव, यानी डेड बॉडी को ग्रेव में डालना, इसे समझते हैं एक बार फिर से। 4 ऑप्शन है, इंटरमेंट, फ्यूनरल, रिबेलियन, कोरोनेशन। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। रिबेलियन मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी सरकार के खिलाफ ही जंग छेड़ देता हो, है ना। आर्म रेसिस्टेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, अपने ही सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ देना ही रिबेलियन कहलाता। तो ऑप्शन सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। कोरोनेशन क्या होता है? आपने सुना होगा कि राजा या रानी को, ये है सेरेमनी, एक तरह का सेरेमनी ऑफ ट्रॉनिंग, यानी राज अभिषेक करना, ऑफ किंग एंड क्वीन, राजा या रानी का राज्य अभिषेक करना ही कोरोनेशन कहलाता। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। अब कंफ्यूजन होगा इंटरमेंट और फ्यूनरल में। कुछ बच्चे फ्यूनरल को अभी टिक कर देंगे, जो कि हमारा सही आंसर नहीं है। फ्यूनरल क्यों नहीं सही है, समझते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। इंटरमेंट क्या होता है? द एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड बॉडी इन ए ग्रेव और टॉम, यानी उस प्रोसेस, वो कार्य जब डेड बॉडी को ग्रेव में यानी कब्र में डाल रहे हो या टॉम में डाल रहे हो, इस प्रोसेस को इंटरमेंट बोलते हैं। लेकिन फ्यूनरल क्या है? उस पूरा सेरेमनी, फ्यूनरल मतलब होल इवेंट, जो सेरेमनी होता है ना, आदमी के मरने के बाद, इंक्लूडिंग बरियल, दफनाना, क्रिमेशन यानी दफनाना, लेकिन स्पेशली उसको ग्रेव में नहीं करना, यानी किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो होल प्रोसेस होता है, यानी उनको दफनाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करना पूरा, उसे फ्यूनरल बोलते हैं। लेकिन वही इंटरमेंट क्या होता है? स्पेशली वो एक्ट, वो कार्य जब वो दफनाने का काम कर रहा हो कब्र के अंदर, उस कार्य को इंटरमेंट बोलते हैं। और फ्यूनरल वहीं बोले तो फ्यूनरल, देखो दोनों में अंतर क्या है। इंटरमेंट मतलब होता है, इंटर्न मतलब 2 शब्दों से बना, इंटर्न मतलब टू पुट इनटू, और टेरा मतलब होता अर्थ में, यानी धरती के अंदर डालना, कब्र में डालना ही कहलाता है इंटरमेंट। और फ्यूनरल होल इवेंट, यानी कब्र में डालने के बाद उसका अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया होता है, वो सारी चीज़ों को मिला के फ्यूनरल शब्द बनता है। इंटरमेंट एग्जैक्ट एक्ट ऑफ बरियल, मतलब गाड़ने का एग्जैक्ट प्रोसेस ही कहलाता है इंटरमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
है ना। द इंटरमेंट टुक प्लेस एट द विलेज सिमेट्री, यानी बॉडी को दफनाया गया कहाँ पर, गांव के सिमेट्री में, गांव के कब्र खाने में, कब्रिस्तान में। हाँ अभी बताया था रिवेलियन, द एक्ट ऑफ आर्म रेसिस्टेंट अगेंस्ट ऑथोरिटी और गवर्नमेंट, अपने ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेना ही रेबेलियन कहलाता है। कोरोनेशन, द सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग ए किंग और क्वीन, राजा और रानी का राज्याभिषेक करना कोरोनेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ए पर्सन हु हैज फोर्स टू फ्ली हिज और हर कंट्री बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर और वायलेंस। बताओ ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपने ही देश से भाग गया हो क्योंकि उसके साथ वहाँ पर परसिक्यूशन किया जा रहा हो, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा हो, या फिर वॉर की वजह से भागा हो, या फिर उनके साथ वायलेंस हो रहा हो, इस वजह से वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आ गया हो, भाग गया हो, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सेल्टर। सेल्टर उस पर्सन को तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, सेल्टर एक पर्सन नहीं है। अब समझो यहाँ पे क्या है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे। सेल्टर तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग रहते हैं ना, ए प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, ये है ए प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन। ये रहने की जगह है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरा एसाइलम, एसाइलम मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू समवन फीलिंग इंडेंजर्ड, यानी ये भी प्रोसेस, ये भी एक जगह है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को जो भागकर दूसरे देश से आए हों, ये भी एक प्लेस है। और वहीं बात करें सेंचुरी, सेंचुरी तो अभ्यारण्य होता है, सेंचुरी तो हमारा ऐसे भी नहीं होगा, ये भी एक प्लेस है ना, ए सेफ प्लेस फॉर ऑफ प्रोटेक्शन, ये भी सेफ प्लेस है, सेफ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पर बात किया जा रहा है समवन हु हैज़ बीन फोर्स टू फ्ली, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिन्हें फोर्स किया गया हो, जिन्हें दबाव डाला गया हो वो देश छोड़ के चला जाए। कैसा दबाव डाला गया हो, उसके साथ परसिक्यूशन किया गया, नहीं उनके साथ उत्पीड़न किया गया हो, या वार के वजह से भागे हो, या उनके देश में वायलेंस हो रहा हो इस वजह से भागा हो, ऐसे व्यक्ति को रिफ्यूजी बोलते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए पर्सन फोर्स टू फ्ली देयर कंट्री ड्यू टू वॉर, परसिक्यूशन और वायलेंस, ऐसे व्यक्ति को रिफ्यूजी बोलते हैं। ये तीनों प्लेस है, शेल्टर एक प्लेस है, एसाइलम एक प्लेस है, सेंचुरी एक प्लेस है, लेकिन अगर बात करें उस व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के भागा हो वो रिफ्यूजी, यानी ये पर्सन है, हमें यहाँ पर्सन ही बताना था। देखो शेल्टर क्या है, ऐसा प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन या बिल्डिंग है ना, ये एक पर्सन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो देश छोड़कर भागा हो ना। एसाइलम ये प्रोटेक्शन ग्रांट करता है एक देश जो जब कोई दूसरा व्यक्ति डेंजर की वजह से अपना देश छोड़कर भागा हो। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्यूजी हो जाएगा, क्योंकि रिफ्यूजी एक व्यक्ति को बोला जाता है जो अपना देश छोड़कर भागा हो क्योंकि उस देश में वार हो रहा हो, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा हो, या उनके साथ हिंसा हो रहा हो। सेंचुरी भी एक ऐसा जगह है, प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन है जो रिफ्यूजी का रहने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ बट अगेन नॉट ए पर्सन, ये भी पर्सन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर रिफ्यूजी पर्सन है, वहीं एसाइलम, सेंचुरी और शेल्टर प्लेस और प्रोटेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द नेम, यानी स्टार्टिंग के नेम से बना हुआ इनिशियल लेटर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूँ यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनका पहले शब्दों से बना SSC, इन्हीं को बोलते हैं SSC, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम देयर इनिशियल लेटर, ऐसा शब्द जो इनिशियल लेटर से बना हो, इनिशियल लेटर स्टार्टिंग के लेटर से, SSC। अगर बात करें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन का I, स्पेस का S, रिसर्च का R, ऑर्गेनाइजेशन का O, यानी सभी शब्दों के इनिशियल लेटर से बना शब्द ही कहलाता है एक्रोनिम, है ना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ नेम, यानी किसी शब्दों के नाम के पहले अक्षर से बना शब्द ही एक्रोनिम्स कहलाता है। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं।
दूसरा ऑप्शन हमारा है सूडोनीम। सूडो मतलब होता है PSEUDO, सूडो मतलब होता है फेक, और निम्स मतलब होता है नाम, यानी फेक नेम। ए फॉल्स और फेक नेम स्पेशली यूज्ड बाय ऑथर, यानी ऐसा फॉल्स नेम जो ऑथर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता हो, कभी राइटर्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम एक्चुअल नेम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन उनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से कहा जाता है, तो ये उनका सूडो नेम था। आपने सुना होगा बादशाह। बादशाह का एक्चुअल नेम कुछ और है, जो सिंगर है बादशाह, उनका एक्चुअल नेम कुछ और है, लेकिन वो बादशाह के नाम से ही फेमस है। बादशाह उनका सूडोनीम्स है। और होमोनीम्स, अच्छा होमोनीम्स समझते हैं क्या है। होमोनीम्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टेनो में आए हैं, ये भी मैं करवाने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आने वाले दिनों में आपको काफ़ी वीडियो देखने मिलेगा जो स्टेनो में पूछे गए अलग अलग टॉपिक से हैं। होमोनीम्स का भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, यानी एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन होमोनीम्स के ही पूछे गए हैं। यानी आने वाले एग्जाम में आपका CGL हो, CHSL हो, CPO हो या MTS हो, इन सभी में आपको होमोनीम्स के भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे, है ना। आप होमोनीम्स का मैं एक सेपरेट टॉपिक भी बनाऊँगा। समझते होमोनीम्स क्या होता है। ऐसा जिसका साउंड भी सेम हो, है ना। समझते क्या, वर्ड्स दैट साउंड्स अलाइक, स्पेल अलाइक, यानी उनका साउंड और स्पेल यानी स्पेलिंग भी सेम हो। एग्जाम्पल के तौर में एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे रिंग, RING, रिंग। इस रिंग का दो मतलब होता है। एक रिंग मतलब होता है घंटी, रिंग मतलब होता है घंटी, द साउंड ऑफ बेल, साउंड ऑफ बेल, घंटी की आवाज़। और एक रिंग होता है जो ज्वेलरी जो हाथों में पहनते हैं ना, ज्वेलरी जो हाथों में पहनते हैं वो भी रिंग कहलाता है। ये दोनों का स्पेलिंग भी सेम है और दोनों का साउंड भी सेम है, दोनों को रिंग ही बोलते हैं। दोनों का स्पेलिंग और दोनों का साउंड सेम है, ऐसे शब्दों को होमोनिम्स बोलते हैं। और एक और एग्जांपल ले, बियर, इरेज कर लूँ। समझो, एक शब्द है बियर, BEAR, बियर, BEAR, बियर, है ना। एक एनिमल है बियर, जानवर है, एन एनिमल। वहीं बियर मतलब होता सहना ना, बियर ए पेन। आपने सुना होगा आई कांट बियर द पेन, मैं इस दर्द को नहीं सह सकता हूँ, आई कांट बियर द पेन। यहाँ पर बियर का मतलब सहना है और यहाँ बियर का मतलब है जानवर से। दोनों का स्पेलिंग भी सेम है बियर और दोनों का साउंड भी सेम है, ऐसे शब्द को ही होमोनिम्स कहा जाता है। एंटोनिम्स तो आप लोगों को पता है, विलोम शब्द। देखो सूडोनिम्स क्या है, ए फॉल्स और फेक नेम, एक नकली नाम या फर्जी नाम, स्पेशली ऑथर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता हो। सपोज मुंशी प्रेमचंद का नाम एक्चुअल नेम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन वो उनका फेमस नेम मुंशी प्रेमचंद, इसे पेन नेम भी बोलते हैं, पेन नेम। अगर आम भाषा में बात करें तो ऑथर या पर्सन का पेन नेम या फेक नेम ही कहलाता है सूडोनीम। होमोनिम्स क्या है, जिसका साउंड सेम हो, जिसका स्पेलिंग सेम हो, लेकिन मतलब अलग अलग हो। जैसे यहाँ बैट, बैट मतलब होता है जानवर, एक चमगादड़, और वहीं बैट एक होता है क्रिकेट खेलने वाला बैट। दोनों का स्पेल सेम है, यानी स्पेलिंग सेम है, दोनों का साउंड सेम है। अभी मैंने 2 एग्जांपल बताया, रिंग और बियर। एक्रोनिम्स क्या होता है, ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द सीरीज ऑफ द वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, इसका वर्ड पहला एन, इस ए, एरोनॉटिक्स का ए, स्पेस का एस और एडमिनिस्ट्रेशन का ए, इनसे बना नासा। तो नासा क्या है, एक्रोनिम्स। 23rd क्वेश्चन, बताना इस शब्द का मतलब। सुपर एनोटेशंस, एक शब्द है हमारे पास सुपर एनोटेशंस, इसका मतलब क्या होता है। सुपर एनोटेशंस बेसिकली ऐसा शब्द है, मतलब सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट के बाद उनको जो बेनिफिट्स मिलता है उसे ही सुपर एनोटेशंस कहते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉय, यानी कोई
सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है उन्हें जो भी बेनिफिट्स मिलता है उसे ही सुपर एनोटेशंस कहते हैं। बाकी ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रेफर टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। यहाँ पर छूट गया इंस्टीट्यूट। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए हो? क्या उसे स्टूडेंट बोलेंगे? नहीं, स्टूडेंट वो होगा जो ऑलरेडी अभी करंट सेशन में उस स्कूल में पढ़ रहा हो, उस कॉलेज में पढ़ रहा हो, उसे स्टूडेंट बोलेंगे। यहाँ बोला वो व्यक्ति जो पहले पढ़ा हो तो उसे बोलते हैं एलुमनाई। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी उससे पास आउट हो गया हो, उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से या उस स्कूल से पास आउट स्टूडेंट को ही एलुमनी बोलते हैं। विजिटर होगा नहीं। विजिटर क्या है? जो घूमने आते हैं उसे विजिटर बोलते हैं, टीचर भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का। क्वेश्चन है ए पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। ये तो पहले भी कर लिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैरुलस। राइट आंसर हमारा हो जाएगा गैरुलस। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो। रेटिसेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप रहता हो, कम बोलता हो। इंट्रोवर्ट भी मैंने बताया, ये भी नहीं होगा। साइलेंट मतलब चुप। तीनों का मतलब शांत रहने वाला व्यक्ति है। और वहीं गैरुलस मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखा फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद दूसरा पार्ट भी आने वाला है, उसमें बाकी के जो बचे क्वेश्चंस हैं टोटल 47 क्वेश्चन सिर्फ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। बाकी का बचा क्वेश्चन मैं इसके सेकेंड पार्ट में करवाऊंगा। अब अगला वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी स्टेनो के पेपर में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, उनको मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूँ। तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको ईजिली मिल पाए। ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसे स्कैन कर सकते हो या दूसरे फ़ोन से इसे स्कैन करके टेलीग्राम में जुड़ जाओ, ताकि मैं अगर PDF दूं तो आपको आसानी से मिल पाए। या फिर आप सर्च करो SSC_आरंभ, ARAMBH, इधर नीचे आ गया आरंभ, SSC_आरंभ। आप टेलीग्राम पर SSC_आरंभ से भी चैनल को सर्च कर सकते हो या फिर इस QR कोड से वहाँ पर जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।